हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अखंड भारत के जवाब में आया ग्रेटर नेपाल का नक्शा। जी हां, योगी का गोरखपुर और नीतीश का हाजीपुर, सब कुछ उस नेपाली नक्शे के दायरे में। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको। अखंड भारत पर बौखलाया नेपाल, भारतीय इलाके पर ठोक दिया दावा। आपको वो नक्शा दिखाएंगे दोस्तों, जो नेपाल ने भारत के अखंड भारत के नक्शे के जवाब में अपना नक्शा जारी किया। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर रूस पर भारत को फंसाना चाहता था यूक्रेन, जयशंकर जी ने फेर दिया पानी। अब क्या करेंगे जेलेंस्की। और साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या इमरान खान को होगी फांसी, जनरल मुनीर का बड़ा ऐलान दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां केजरीवाल के भाषण के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे, हाथ जोड़ने लगे केजरीवाल। सारी जानकारी बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि हर भारतीय को भारत का होने पर गर्व है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अखंड भारत पर बौखलाया नेपाल, भारतीय इलाके पर ठोक दिया दावा, जारी किया ग्रेटर नेपाल नाम का नक्शा। जी हाँ, अखंड भारत के जवाब में अब आया ग्रेटर नेपाल का नक्शा। योगी जी का गोरखपुर और नीतीश का हाजीपुर, सब आ गया दायरे में। बता दें, भारतीय संसद की नई बिल्डिंग में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने पर भड़के नेपाल के विपक्षी दलों ने अब नापाक चाल चली है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अखंड भारत के जवाब में अपने ऑफिस में नया ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया है। इसमें यूपी और बिहार के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। तो वहीं नेपाल की सरकार ने अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विपक्षी दल इस पूरे मामले को बेवजह गरमाए हुए हैं। केपी शर्मा ओली और उनकी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने प्रचंड सरकार से मांग की है कि वे अखंड भारत के भित्ति चित्र के मुद्दे को भारत के साथ उठाएं। और इस बीच भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कल एक बार फिर से साफ कर दिया है कि ये नक्शा सम्राट अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है, ना कि जो आप सोच रहे हैं। काठमांडू के मेयर इस समय बेंगलुरु में हैं और अपनी पत्नी का इलाज करा रहे हैं। उन्होंने अपने भारत दौरे से पहले इस नक्शे को अपने कार्यालय में लगवाया था। एक समय में नेपाल का साम्राज्य पूर्व में तीस्ता से लेकर पश्चिम में सतलुज नदी तक फैला हुआ था। हालांकि ब्रिटेन के साथ युद्ध के बाद नेपाल को यह बड़ा इलाका गंवाना पड़ा था, और इस युद्ध के बाद मेची से लेकर तीस्ता और महाकाली से लेकर सतलुज तक का इलाका हमेशा के लिए भारत का अंग हो गया था। और इस नए नक्शे में यूपी का गोरखपुर और उससे लगा इलाका तथा बिहार के कई इलाके नेपाल का हिस्सा दिखाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ये नक्शा देख पा रहे होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की जो प्रचंड सरकार है वो अभी इन मामलों पर चुप है दोस्तों। और प्रचंड ने यहाँ तक कह दिया है कि वो भारत का सांस्कृतिक नक्शा है, ना कि राजनीतिक। उसके बावजूद भी दोस्तों नेपाल में विपक्षी दल इस मुद्दे को बेवजह गरमाए हुए हैं और प्रचंड दल से ये कह रहे हैं कि कृपया करके आप भारत के सामने ये मुद्दा उठाएं, इस पर कठोर बने। लेकिन दोस्तों जो रियलिटी है वो भारत ने बता दिया। उसके बावजूद भी नेपाली ओली, जो कि चाइना का समर्थक है दोस्तों, वो चाइना की बोली बोलता है। और इस खबर को सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीछे से चाइना फोर्स लगा रहा है और ओली की जुबान चाइनीज वाली निकल रही है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन भारत ने जो नक्शा जारी किया है दोस्तों, उसको लेकर आप लोग नेपाल को क्या जवाब देना चाहेंगे? नेपाल के विपक्षी दलों को जो बेवजह इस मुद्दे को गरमाए हुए हैं। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां रशिया पर भारत को फंसाना चाहता था यूक्रेन, जयशंकर जी ने फेरा पानी। अब क्या करेंगे जेलेंस्की? बताते G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रशिया के मुद्दे पर भारत को फंसाने का प्लान फेल हो गया है। दरअसल पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की संबोधित करे। जेलेंस्की ने इसके लिए अपने उप विदेश मंत्री को भारत दौरे पर भी भेजा था। खुद जेलेंस्की ने पुराने गिले शिकवे को दूर करने के लिए जापान में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी की थी। इसके बावजूद भारत ने जेलेंस्की से दूरी बना ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने दो टुक लहजे में कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की को बुलाने का कोई प्लान नहीं है। जयशंकर जी से पूछा गया कि क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किए गए हैं। इस पर जयशंकर जी ने जवाब दिया कि जेलेंस्की को आमंत्रण दिए जाने पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि हमारे नजरिए में G20 केवल सदस्यों के लिए है, देशों और संगठनों को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा। हम आमंत्रित गेस्ट की लिस्ट जल्द ही जारी कर देंगे। हमने अभी तक इस लिस्ट को देखा नहीं है और ना ही किसी के साथ चर्चा की है। जी हाँ, ऐसे में अगर आप भी मानते दोस्तों कि भारत की विदेश नीति आज पूरे वर्ल्ड में जग जाहिर है और नंबर 1 है, और ऐसे में
विदेश नीति को कोई भारत के काट नहीं सकता, वो चाहे कोई भी देश क्यों ना हो। तो दोस्तों कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इमरान खान को माफ नहीं करेंगे। जी हां, जनरल मुनीर का बड़ा ऐलान। ऐसे में क्या इमरान खान को होगी फांसी या फिर पाकिस्तान छोड़ भागेंगे कप्तान? बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अब खुलेआम चेतावनी दे दी है। पाकिस्तानी सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ बैठक के बाद सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि हम 9 मई को ना तो भूलेंगे और ना ही किसी को माफ करेंगे। पाकिस्तानी सेना ने खुलासा किया है कि इमरान खान ने लाहौर के कोर कमांडर के घर पर हमले के दौरान अपने नेताओं को सैकड़ों कॉल की थी। इस बीच इमरान खान के खिलाफ हत्या के मामले भी अब मामला दर्ज हो गया है। ऐसे में ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या इमरान खान का जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह से फांसी देने की तैयारी हो रही है या उन्हें नवाज शरीफ की तरह देश छोड़कर जाना होगा। यही नहीं, मुनीर की सेना ने इमरान खान समर्थक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को भी इस पूरे मामले से दूर रहने की चेतावनी दी है। इमरान खान के खिलाफ दर्ज ताजा मामला हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। अब तक इमरान खान के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं, लेकिन हत्या का कोई मामला नहीं दर्ज हुआ था। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर 9 मई के हत्यारों को, उपद्रवियों को सजा दिलाकर रहेंगे। और ऐसे में दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर ये ट्रेंड हो रहा है कि इमरान खान को फांसी हो सकती है और पाकिस्तान से भागने भी नहीं दिया जा सकता। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि इमरान खान का राजनीतिक करियर अब खत्म करने की तैयारी। पीटीआई छोड़ने वाले नेता अब बनाएंगे अपनी नई पार्टी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सत्ता पर सेना के प्रभाव के चलते वहां की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब एक बार फिर कुछ ऐसी पटकथा लिखी जा रही जो पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तानी सेना के निशाने पर चल रहे इमरान खान के राजनीतिक करियर को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। जी हां, दरअसल हाल के समय में पीटीआई के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। अब खबर ये आ रही है कि पीटीआई छोड़ने वाले नेता जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका के सिख समुदाय के नेता का सबसे बड़ा अब तक का बयान। कहा, सिखों के लिए किसी पीएम ने इतना नहीं किया जितना प्रधानमंत्री मोदी ने किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की खूब चर्चाएं हैं। इस बीच अमेरिका में रहने वाले एक सिख नेता ने पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में रहने वाले सिख समुदाय की मांगों को पीएम मोदी ने पूरा किया है। बता दें कि सिख ऑफ अमेरिका संगठन के चेयरमैन जस्टिस सिंह ने यह बात कही है। जस्टिस सिंह अमेरिका में सिख समुदाय के एक बड़े नेता हैं। जस्टिस सिंह ने पीएम मोदी के आगामी अमेरिका दौरे को ऐतिहासिक पल करार दिया। बता दें कि पीएम मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अमेरिका की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। जस्टिस सिंह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका आ रहे हैं और ये एक ऐतिहासिक पल है। सिंह ने कहा कि सिख प्रतिनिधिमंडल ने जब भी पीएम मोदी के सामने अपनी मांगे रखी हैं, हर बार पीएम मोदी ने उन मांगों को पूरा करने की कोशिश की है। जस्टिस सिंह ने कहा कि इस बार भी सिख प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिलेगा और उन्हें धन्यवाद देगा। जस्टिस ने कहा कि पीएम मोदी सिखों की समस्याओं को समझते हैं और वो दिल से समुदाय से प्यार करते हैं। जब वो सिख समुदाय के लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं तब भी उनका ये प्यार दिखाई देता है। हाल के सालों में किसी और प्रधानमंत्री ने सिख समुदाय के लिए इतना नहीं किया जितना पीएम मोदी ने किया। दोस्तों ये तारीफें वास्तव में हर भारतीय के लिए और पीएम मोदी के लिए गदगद करने वाली है दोस्तों। और सब में बड़ी बात कि जिस प्रकार से अमेरिकी यात्रा होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी जी का, लगातार वहां से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। लगातार हर तरीके से लोग पीएम मोदी जी की जमकर तारीफें कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी वास्तव में मानते हैं कि 2013 के बाद से हर जगह विकास का कार्य किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा ताकि आपकी आशीर्वाद उनको लग सके और भारत ऐसे ही तरक्की करता रहे। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पहली बार डीआरडीओ ने घूप अंधेरे में किया अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। दुश्मनों के छूट जाएंगे पसीने। जी हां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का बुधवार की शाम सफलता पूर्वक परीक्षण किया। ये पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था। घूप अंधेरे में अग्नि प्राइम मिसाइल को ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से शाम करीब 7:30 बजे लॉन्च किया गया। ये मिसाइल अपने सभी मानकों पर खरी उतरी है। डीआरडीओ ने बताया कि लॉन्चिंग की मॉनिटरिंग के लिए रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन को टर्मिनल बिंदु पर 2 डाउन रेंज जहाजों सहित विभिन्न स्थानों पर लगाया गया था। इसके सफल परीक्षण से भारत की सैन्य ताकत बढ़ गई है। ये मिसाइल अग्नि सीरीज की आधुनिक घातक, सटीक और मीडियम रेंज की परमाणु संपन्न मिसाइल है। इसके जरिए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों डीआरडीओ के सभी साइंटिस्टों को और पीएम मोदी जी को कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत के पड़ोस में चीन ने चली नई
चाल। ईरान पाकिस्तान को साथ लाया ड्रैगन, आखिर क्या है प्लान बता दें। चीन, ईरान और पाकिस्तान ने पहली बार मिलकर बुधवार को त्रिपक्षीय आतंकवाद रोधी और क्षेत्रीय सुरक्षा विचार विमर्श आयोजित किया है। इस बैठक के बाद पाकिस्तान ने एक बयान जारी करके कहा कि तीनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय सुरक्षा हालात, खास तौर पर इलाके में आतंकवाद के खतरे पर व्यापक चर्चा हुई। पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने इसे एक संगठन का रूप देने और नियमित तौर पर बैठक करने का फैसला किया है। तो वहीं विश्लेषक इसे चीन के BRI परियोजना के तहत बन रहे CPEC परियोजना से जोड़कर देख रहे हैं। चीन BRI प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते पूरे पश्चिम एशिया तक फैलाना चाहता है। इस बैठक में तीनों ही देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने मुलाकात की। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत इस बैठक का एक प्रमुख एजेंडा हो सकता है। यह बलूचिस्तान प्रांत प्राकृतिक संसाधनों से लैस है, लेकिन काफी पिछड़ा हुआ है। बलूचिस्तान प्रांत चाइना के अरबों डॉलर के चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का मुख्य केंद्र है। यानी कि दोस्तों, अगर इसको ध्यान से इस खबर को सोचा जाए तो आतंक की फैक्ट्री कहलाने वाला पाकिस्तान अब नया नाटक करने वाला है। दोस्तों, चाइना के साथ मिलकर टेररिज्म रोकने के लिए बनाए गए इस प्लान को लेकर बहुत बड़ा नाटक करने की कोशिश कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है FATF जैसे संस्थान को कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी क्या है हर एक भारतीय जानता है, पूरा विश्व जानता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपसे हम ये सवाल कहें कि क्या पाकिस्तान की टेढ़ी पूंछ कभी सीधी हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां पर जयशंकर जी ने चीन को सुनाई खरी खरी सीमा पर शांति के बिना रिश्ते सामान होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गतिरोध पर चाइना को एक स्पष्ट शब्दों में खरी खरी सुनाई है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति होने पर चाइना के साथ रिश्ते बहाल हो सकते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर शांति के बिना संबंधों को सामान्य किए जाने की बात निराधार है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सैनिकों की अग्रिम मोर्चे पर तैनाती को मुख्य समस्या करार दिया। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जयशंकर जी ने संवाददाताओं से कहा कि भारत भी चाइना के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन ये केवल तभी संभव है जब सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति हो। जी हाँ, साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां पर अफगानिस्तान में डिप्टी गवर्नर की मौत के शोक कार्यक्रम के दौरान हुआ भीषण बम विस्फोट, 11 लोगों के उड़ गए चीथड़े। जी हाँ, अफगानिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान भीषण बम विस्फोट होने से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। घटना अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम के दौरान हुई। ये कार्यक्रम कुछ दिन पहले कत्ल कर दिए गए प्रांत के उप गवर्नर निसार अहमदी की याद में आयोजित किया गया था। गृह मंत्रालय के तालिबान द्वारा नियुक्त प्रवक्ता अब्दुल नफी तकोर ने बताया कि नवाबी मस्जिद के पास हुए विस्फोट में जान गंवाने वालों में तालिबान पुलिस के एक पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। अगली खबर बताते हैं, जहां सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था दम तोड़ने वाली है। क्या मोदी सरकार के फैसले से प्रिंस सलमान का सूखा गला। जी हाँ, कुछ साल पहले तक खाड़ी देश भारत को तेल के नाम पर बहुत आसानी से धमका लेते थे और भारत को खाड़ी देशों को मना कर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि खाड़ी देशों से भारत की तेल डिमांड पूरी होती थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जियो पॉलिटिक्स में हर दिन एक समान नहीं रहता और आज शायद सऊदी अरब से बेहतर इस बात को कोई और नहीं समझ सकता है। सऊदी अरब जो भारत को तेल बेचने के मामले में दूसरे नंबर पर था, वो अब काफी पीछे चला गया है और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर हुआ है। और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ट्रेंड बना है वो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का गला घोंट सकता है। बता दें पूरा खेल क्या है दोस्तों, जहां यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद रशिया ने भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया और पिछले 15 महीनों में रशिया भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। ताजा स्थिति ये है कि मई महीने में भारत ने सऊदी अरबिया, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से जितना तेल खरीदा है, उससे कहीं ज्यादा तेल भारत ने सिर्फ रशिया से ही खरीद लिया है। यानी भारत ने खाड़ी देशों पर तेल की निर्भरता काफी कम कर ली है। मतलब ये कि जो खाड़ी देश कुछ सालों पहले तक तेल के नाम पर भारत को आसानी से ब्लैकमेल कर लेते थे, अकड़ दिखाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वही एकमात्र भारत के लिए है। अगर भारत उनसे रिक्वेस्ट करेगा और ऐसे में अगर वो भारत को कुछ भी उल्टा बोलेंगे, उसके बावजूद भी भारत को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ही एकमात्र भारत को तेल मुहैया करवाते हैं। अब दोस्तों उन्हें उसका जवाब मिलना शुरू हो गया है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोल्टेक्सा के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मई में रशिया से एक दिन में 1.96 मिलियन बैरल तेल खरीदा है, जो अप्रैल महीने में खरीदे गए तेल से 15% ज्यादा है और ये एक नया रिकॉर्ड। ऐसे में दोस्तों सऊदी अरबिया के घमंड को अब पूर्ण रूप से चूर चूर कर दिया गया
है भारत की तरफ से। और दोस्तों यही सब दर्शाता है कि जियोपॉलिटिक्स में हर दिन चीजें एक जैसी नहीं रहती। ऐसे में दोस्तों आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन अगर आप भी भारत के विदेश नीति से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों जिन्होंने लाइक नहीं किया है, बात करें अगली खबर की, जहां यूक्रेन रशिया युद्ध में कूदा नाटो तो रशिया की बत्ती हो जाएगी गुल। कितना भारी पड़ेगा नाटो, बता दे। रशिया यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध कभी भी तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। नाटो के पूर्व महासचिव एंडर्स रासमुसेन का हालिया बयान कुछ ऐसे ही संकेत देता है। एंडर्स ने दावा किया है कि यदि विलिनियस में आयोजित अलायंस के शिखर सम्मेलन में यदि अमेरिका सहित अन्य सदस्य देशों ने कीव की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी तो नाटो देशों का एक समूह युद्ध में अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। रासमुसेन का यह बयान ठीक ऐसे वक्त में आया है जब वो भविष्य के यूरोपीय सुरक्षा ढांचे में यूक्रेन का स्थान तय करने के लिए यूरोप और वॉशिंगटन का दौरा कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बताते हैं, जहां भारत की तूफानी तेजी से भाग रही जीडीपी के आगे धूल फांक रहा पाकिस्तान। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े दिखा रहे तस्वीर। जी हां, महाकंगाल पाकिस्तान गरीबी और भुखमरी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राजनीतिक संकट के बीच आर्थिक तंगी से पाकिस्तान बदहाल होता जा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने में पड़ोसी मुल्क की सरकार भी मदद नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। आबादी के मामले में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों के पास रोजगार के नाम पर कुछ नहीं बचा। दोस्तों आपको बता दें, ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक साल 2022-23 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सिकुड़ गई है। दोस्तों तो वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत की जीडीपी इन दिनों तेजी से बढ़ रही है। हाल में आए जीडीपी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष में 22-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रही है। जी हाँ, और पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो खुद पाकिस्तान की ओर से साल 2022-23 के लिए जीडीपी अनुमान 2% घटकर 0.29% कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो कि भारत के आस पास भी नहीं है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सस्ता होने पर भी चीनी माल नहीं खरीदेंगी सरकारी कंपनियां। सर्कुलर हुआ जारी। जी हाँ, सरकार ने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों यानी पीएसयूज और सरकारी संस्थाओं को चीनी माल खरीदने से परहेज करने को कहा है। सरकार ने उनके लिए संवेदनशील सेक्टर्स की एक लिस्ट तैयार की है। सरकारी कंपनियों और संस्थानों से कहा गया है कि वे इन सेक्टर्स में चीन की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से बचें। यहाँ तक कि अगर उन्हें सस्ते में चाइना की टेक्नोलॉजी भी मिल रही होगी तब भी वो इसे यूज ना करें। उनमें 3D प्रिंटिंग और पोर्ट्स पर क्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाली स्काडा जैसी टेक्निक शामिल है। साथ ही ब्रॉडकास्टिंग, बायोटेक्नोलॉजीज, आईसीटी और सॉफ्टवेयर जैसी डेटा स्ट्रीमिंग एक्टिविटीज में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को भी चाइना से खरीदने से परहेज करने को कहा गया। अगर आप भी मानते हैं कि वास्तव में ये सही फैसला लिया गया है दोस्तों, तो कमेंट में बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कनाडा के लिए ये ठीक नहीं। जी हां, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के जश्न की झांकी पर जयशंकर जी ने दे दी कनाडा को बड़ी चेतावनी और राहुल को भी घेरा। जी हां दोस्तों, भारत में ब्रैम्पटन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाते हुए कथित तौर पर झांकी निकाले जाने की घटना के दृश्य सोशल मीडिया पर आने के बाद कनाडा पर अलगाववादियों एवं चरमपंथियों को महत्व देने को लेकर निशाना साधा। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने संवाददाताओं से कहा कि कनाडा का अपनी जमीन से भारत विरोधी तत्वों को काम करने की अनुमति देना न केवल उनके लिए बल्कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी ठीक नहीं है। जयशंकर जी ने कहा, मैं ये सोचता हूँ इससे बृहद मुद्दा जुड़ा हुआ है और जो बृहद मुद्दा जुड़ा है वो कनाडा का लगातार यानी चरमपंथियों को स्थान देना है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से हम ये समझ नहीं पा रहे कि वोट बैंक की राजनीति के अलावा कोई ऐसा क्यों करेगा। विदेश मंत्री ने कहा, क्योंकि आप अगर उनके इतिहास को देखें तब आप कल्पना करेंगे कि वे इतिहास से सीखते हैं और वे इतिहास नहीं दोहराना चाहेंगे। ये केवल एक मुद्दा नहीं है। जयशंकर जी ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता को विदेश में भारत की आलोचना करने की आदत है, लेकिन अपने आंतरिक मामलों को दुनिया के सामने उठाना देश के हित में नहीं है। अमेरिका में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी की टिप्पणी के संबंध में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि दुनिया हमें देख रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विदेश में भारत की आलोचना करने की आदत है। उन्होंने कहा, मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर लेकर जाना राष्ट्र के हित में होगा। कांग्रेसी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी और विभिन्न मोर्चों पर सरकार की नीतियों को लेकर उन पर निशाना साधा था। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी जिस प्रकार से विदेशों में जाकर के भारत की आलोचना करते हैं, भारत के सरकार की आलोचना करते हैं, भारत के केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं, ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां केजरीवाल के भाषण के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे, दिल्ली के सीएम ने दिया रिप्लाई। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को पूर्वी दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय यानी GGSIPU के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उद्घाटन
उद्घाटन को लेकर दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच टकराव के बाद दोनों ने एक साथ मिलकर इसे देश को समर्पित किया। उद्घाटन के बाद जैसे ही सीएम केजरीवाल ने अपना संबोधन शुरू किया तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया और मोदी मोदी के नारे लगाए। नारे लगते देख केजरीवाल ने अपना संबोधन रोक लिया और कहा कि ये अपील के नारे बाद में लगा लेना। इसके बाद दिल्ली के सीएम ने संबोधन को बाधित करने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर इस तरह के नारों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है तो पिछले 70 साल में ऐसा हो चुका होता। केजरीवाल दिल्ली सरकार के स्कूली शिक्षा मॉडल के बारे में बोल रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां बीजेपी ने राहुल पर फोड़ा लेटर बम, कहा मोहब्बत तब कहां थी जब वरुण गांधी ने शादी में बुलाया था। जी हां, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर करारा पलटवार करते हुए बीजेपी ने उनको जमकर घेरा। बीजेपी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इसके नाम पर नफरत का जहर बोने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने नेताओं राज्यवर्धन सिंह राठौर, पूनम महाजन और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की ओर से राहुल गांधी के नाम लिखा गया एक खुला पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस शासन में हुए विभिन्न दंगों, गांधी नेहरू परिवार की ओर से कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ हुई बदसलूकी, अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ किए गए अमानवीय बर्ताव और देश की महान विभूतियों के प्रति नफरत का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा गया। इस खत का टाइटल था मोहब्बत की दुकान या नफरत का मेगा मॉल। खत में पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती से भारत को लेकर नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि उनके परिवार व उनकी पार्टी के लिए ऐसा करना कोई नई बात नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों ये था कि सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।